हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ स्टडी। आज की क्लास में हम बात करेंगे नवंबर 2022 में हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 27th मीटिंग के बारे में, जो कि हाल ही में इजिप्ट के शहर शर्म अल शेख में हुई है। सो कॉप 27 में क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं, क्या क्या यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, इंडिया का यहाँ पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता क्या है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, वो सब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें, ताकि जो भी पॉइंट्स आज की क्लास में मैं डिस्कस करूं वो आप सबको क्लियर हो जाएं और एग्जाम्स में आपको आंसर्स देने में कोई भी परेशानी ना हो। सो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। So, the first point is COP27 held in Sharm el Sheikh, Egypt from November 6 to November 18 is the 27th annual meeting on climate। जो ये हाल ही में मीटिंग हुई है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 27th एनुअल मीटिंग थी। The COP27 is described as the conference of implementation. This implies effective implementation of all the provisions of Paris Agreement of COP21, nationally determined contribution to keep the temperature goal within reach and prevent further negative impacts। COP27 को जो डिस्क्राइब किया गया है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के नाम से डिस्क्रिप्शन इसका दिया गया है। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था COP21, जो कि 2015 में हुआ था, वहाँ पे जो प्रोविजंस बनाए गए थे उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है यहाँ पर। और COP21 का जो एक मेन पार्ट था वो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन था। ये क्या होता है? ये एक क्लाइमेट एक्शन प्लान है जिसके अंडर जो है कंट्रीज अलग अलग अपने टारगेट सेट करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस को मिटिगेट करने के लिए, यानी कि उनको कम करने के लिए, ताकि जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको कम किया जा सके। हम सब लोग जानते हैं कि जो धरती का टेम्परेचर है, जो धरती का तापमान है, वो आजकल बढ़ रहा है। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से बात करें तो उस टाइम से लेके अभी तक 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो क्लाइमेट को, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन सबको कम करने के लिए ये टारगेट सेट किए जाते हैं कंट्रीज के द्वारा। द नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर द ratification of Paris Agreement of COP21, the focus is on voluntary national action to mitigate greenhouse gas emission and keep the rise in average global temperature to well below 2 degrees Celsius and as close to 1.5 degrees Celsius by the end of the century। पेरिस एग्रीमेंट में जो प्रोविजंस लिए गए थे उनके रेटिफिकेशन के बाद जो फोकस है वो किसके ऊपर है? नेशनल एक्शंस के ऊपर, यानी कि जो कंट्रीज होंगी वो ग्रीन हाउस गैसेस को और ज़्यादा कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकती हैं, और जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना जरूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द लॉस एंड डैमेज फंड वाज क्रिएटेड टू कंपनसेट इकोनॉमिकली वुलनरेबल कंट्रीज फॉर द डैमेज दे फेस्ड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। लॉस एंड डैमेज फंड यहाँ पे क्रिएट किया गया है उन कंट्रीज को कंपनसेट करने के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डैमेज फेस कर रही हैं, यानी कि जो हानि हानि उठा रही हैं, उनको नुकसान हो रहा है। जो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो यहाँ पर कंपनसेट करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज को, या फिर जो ज़्यादा ही बैकवर्ड कंट्रीज हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज the agreement provides a roadmap for future decision making. It proposed setting up a transition committee which will determine who will manage the fund, whether contributions should be provided by larger developing countries, and what would be the share of these contributors। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है कि एक ट्रांजिशन कमेटी बनाई जाएगी जो ये निर्धारित करेगी कि जो ये लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट किया गया है इसको मैनेज कौन करेगा, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो लार्जर डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया है या चाइना है, ये जो कंट्रीज हैं अगर ये कंट्रीब्यूट करती हैं तो इनका कितना शेयर रहेगा। अगर ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है इसमें अगर ये डेवलपिंग कंट्रीज, जो लार्जर डेवलपिंग कंट्रीज है, ये अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं तो इनका कितना शेयर रहेगा, कितने इनका हिस्सा रहेगा, वो सब ये ट्रांजिशन कमेटी डिसाइड करेगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज
The committee will provide a recommendation on these subjects at the COP28, which is set to be held in the United Arab Emirates in 2023. ये जो ट्रांजिशन कमेटी बनाई गई है, ये जो COP28 होने वाली है यूएई में नेक्स्ट ईयर, वहाँ पे भी रिकमेंड करेगी इन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर जो हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया है. At COP27, a new 5-year work program was launched to promote climate technology solution in developing countries. डेवलपिंग कंट्रीज में क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन को भी प्रमोट करने के लिए एक 5 ईयर का यानी कि 5 साल का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है COP27 की मीटिंग में. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप जरूर नोट डाउन करें. द नेक्स्ट पॉइंट इज अ मिटिगेटिंग वर्क प्रोग्राम was launched which aimed at scaling up mitigating ambition and implementation. The next is government were also requested to revisit and strengthen the 2030 target in their national climate plans by the end of 2023, as well as accelerate effort to phase down unabated coal power and phase out inefficient fossil fuel subsidies. यानी कि जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर सब्सिडीज वगैरह दी जाती हैं उनको भी फेज आउट कर दिया जाना चाहिए. द COP27 outlines 30 adaptation outcome to develop resilience for 4 billion people living in the most climate vulnerable communities by 2030. The next point is action on water adaptation and resilience initiative was launched to reflect the importance of water as both a key climate change problem and a potential solution. एक अवेयर नाम से भी यहाँ पर एक प्रोग्राम जो है एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जो कि वाटर के इम्पोर्टेंस को और क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम हो रही है उन सब के लिए उन सब के ऊपर बात करेगा और उनके सॉल्यूशन को भी निकालने की कोशिश करेगा. African Carbon Market Initiative was launched to support the growth of carbon credit production and create jobs in Africa. ACMI को भी लॉन्च किया गया है यहाँ पर जो कि कार्बन क्रेडिट प्रोडक्शन की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा और अफ्रीका में जॉब्स को क्रिएट करेगा, यानी कि जो अफ्रीकन लोग हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा. द ग्लोबल रिन्यूएबल अलायंस वाज क्रिएटेड टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन in order to ensure an accelerated energy transition. The alliance also aims to position renewable energy as a pillar of sustainable development and economic growth. So जितने भी हमने पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये सारे डिसीजन COP27 में लिए गए हैं. सो इन पॉइंट्स का आपको याद होना बहुत ज़रूरी है. इन पॉइंट्स से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिल सकता है. सो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करें ताकि एग्जाम्स में आप कोई भी क्वेश्चंस को टैकल कर सकें. इंडिया एंड COP27, इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है और इंडिया ने यहाँ पर क्या क्या डिसीजन लिया है. इंडिया हैज सबमिटेड इट्स लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एट द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल बाय 2070. इंडिया ने अपनी एक स्ट्रेटजी यहाँ पर सबमिट किया है जिसका नाम है लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, जिसका यानी कि इस स्ट्रेटजी के तहत इंडिया ने यह डिसीजन लिया है कि 2070 तक ये कार्बन न्यूट्रल बनने की इच्छा रखती है या पूरी कोशिश करेगी. द LEDs आर क्वालिटेटिव इन नेचर एंड आर a requirement emanating from the 2015 Paris Agreement. Under the Paris Agreement, countries must explain how they will transition their economies beyond achieving near-term nationally determined contribution target and work towards mitigating emission by 45% by 2030 and achieve net zero around 2050. The strategy is based on 4 key considerations that underpin India's long-term low carbon development strategy. ये जो स्ट्रेटजी है ये 4 पॉइंट्स पर बेस होती है. वो कौन कौन से 4 पॉइंट्स हैं? India has contributed little to global warming. India's historical contribution to the global greenhouse gases emission is very low despite having a share of 17% of the world's population. यानी कि इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल वार्मिंग में वो काफ़ी कम है. यहाँ तक कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की 17% के आसपास है, फिर भी इंडिया का ग्लोबल वार्मिंग में काफ़ी
कम कंट्रीब्यूशन है। इंडिया हैज सिग्निफिकेंट एनर्जी नीड्स फॉर द डेवलपमेंट। इंडिया इज कमिटेड टू परस्यू low carbon strategies for development and is actively pursuing them as per national circumstances. India needs to build climate resilience. The features of the strategy. इस strategy के क्या क्या features हैं? The strategy focuses on rational utilization of national resources with due regard to energy security. The strategy promotes increased use of biofuels, especially ethanol blending in petrol. The drive to increase electric vehicle penetration and the increased use of green hydrogen fuel to drive the low carbon development of the transport sector. ये स्ट्रेटजी जो है बायोफ्यूल्स को प्रमोट करना चाहती है, उसको बढ़ावा देना चाहती है और एथनॉल ब्लेंडिंग को भी बढ़ावा देना चाहती है। जो और जो इंडिया में अभी भी हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके महत्व को कम किया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको कम किया जा सके और पोल्यूशन को घटाया जा सके। इंडिया विल ऑल्सो फोकस ऑन इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी बाय द परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड scheme, the National Hydrogen Mission, increasing electrification, enhancing material efficiency and recycling and waste to reduce emission. The industrial sector will continue in the perspective of Atmanirbhar Bharat and Make in India. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता क्या है और इसके क्या क्या फंक्शन है, कब इसको बनाया गया था, कितने इसके मेंबर्स हैं, ये याद होना बहुत ही ज़रूरी है कि इनके ऊपर कौन सा क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में अक्सर आते रहते हैं। मेनली अगर देखा जाए तो यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एसएससी है या स्टेट एग्जाम्स होते हैं स्टेट पीसीएस वगैरह के, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। यूपीएससी थोड़ा डीपली क्वेश्चंस पूछता है, तो हमने जो ऊपर वीडियो में डिस्कस किया है वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो हम डिस्कस करेंगे ये एसएससी और जो स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इज the Conference of Parties is the apex decision making body of the United Nations Climate Change Framework Convention. The UNFCCC was formed in 1994 to stabilize the greenhouse gas emission and to protect the earth from the threat of the climate change. COP members have been meeting every year since 1995. UNFCCC members countries has reached to the total number of 198 as of 2022. UNFCCC कब बना था? 1994 में। और इसका क्या मेन मकसद था, क्या इसका पर्पस था? ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए और अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और 2020 तक जो है इसके मेंबर्स कितने हो चुके हैं? 198। ये याद होना बहुत ही ज़रूरी है। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस यानी कि COP 1 वाज हेल्ड इन 1995 इन बर्लिन। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी इसकी? 1995 में। The key task for the COP is to review the national communication and emission inventories submitted by parties. Based on the given information, the COP assesses the effect of the measures taken by parties and progress made in achieving the ultimate objective of the convention. ये इसके फंक्शन का पॉइंट हुआ। The COP presidency rotates among the 5 recognized UN regions, that is Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, Central and Eastern Europe and Western Europe and others. There is a tendency for the venue of the COP to also shift among these groups. ये यहाँ पे डबल हो गया है पॉइंट्स। वेन्यू ऑफ द COP। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान दें इन पॉइंट्स के ऊपर कि इनके ऊपर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में इन पॉइंट्स से पूछे जा सकते हैं। सो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।